इंडिया न्यूज जय बांग्ला के ई कॉन्क्लेव में आपका स्वागत है। पश्चिम बंगाल में चुनाव के 2 चरण बीत चुके हैं और आगे के 6 चरणों के चुनाव में भाजपा की क्या रणनीति होगी, इस मुद्दे पर बात करने के लिए हमारे साथ है केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत। गजेंद्र सिंह शेखावत जी, इंडिया न्यूज जय बांग्ला से बात करने के लिए आपका धन्यवाद। सर, पूरे देश में 4 राज्यों और 1 यूनियन टेरिटरी में चुनाव हो रहे हैं, लेकिन ऐसा क्या है, ऐसे क्या कारण है जिसके चलते सबकी निगाहें पश्चिम बंगाल पर टिकी हुई हैं? देखिए, बंगाल में जिस तरह से पिछले लगातार 4 दशक से भी ज़्यादा समय तक बंगाल की क्षमताओं के साथ में अन्याय हुआ, बंगाल जो भारत के प्रत्येक व्यक्ति के लिए, चाहे देश के किसी भी हिस्से में वो रहता हो, बंगाल से निकली हुई प्रतिभाएं, बंगाल की संस्कृति, बंगाल की आर्थिक उन्नति, ये सब गौरव और सम्मान का विषय थे। लेकिन पिछले 4 दशकों में जिस तरह से बंगाल के साथ अन्याय हुआ, बंगाल की भूमि के साथ इसकी क्षमताओं की अनदेखी की गई, उसके कारण से बंगाल पिछड़ता गया, लगातार पिछड़ता गया। लेकिन अब की बार सारे पॉलिटिकल वेंडेटा के होने के बावजूद भी, राजनीतिक हत्याओं के, कार्यकर्ताओं के साथ अत्याचार किए जाने के बावजूद भी पश्चिम बंगाल की जनता ने परिवर्तन का मानस बना लिया। और मैं ये मानता हूँ कि जनता का ये परिवर्तन का मानस बनाने मात्र से ही जो है पश्चिम बंगाल का चुनाव पूरे देश में एक मोस्ट फॉलोड आइकन जैसा बन गया है। गजेंद्र जी, 2016-17 में बीजेपी पश्चिम बंगाल में कहीं नहीं थी। 2019 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी ने 18 लोकसभा सीटें जीती और 2021 में आप ममता बनर्जी के सामने सबसे बड़ी ताकत बनकर उभरे। आखिर पिछले 3-4 साल में ऐसा क्या हुआ कि बीजेपी पश्चिम बंगाल में एक बड़ी राजनीतिक ताकत के तौर पर उभर कर सामने आई? देखिए, मैं पश्चिम बंगाल के इतिहास में ले जाना चाहता हूँ और उसकी चर्चा करूँ उससे पहले आपको एक विषय समझना होगा कि पूरे दुनिया में कम्युनिस्ट पार्टी ने जहाँ कहीं भी राज किया है, शासन में लंबे समय तक बने रहने के लिए, या जहाँ अभी भी शासन में हैं, दुनिया के ऐसे देश आप जहाँ ऐसी व्यवस्थाएं हैं उनको देख सकते हैं, उन्होंने शासन में बने रहने की यूएसपी भय को बनाया। डर पैदा करो और इतना पैदा करो कि सामने उठने वाली हर एक आवाज जो है वो दब जाए। पश्चिम बंगाल में भी कम्युनिस्ट शासन में इसी तरह की व्यवस्था थी। ममता दीदी ने लगातार बहुत सालों तक संघर्ष किया। 15 साल के संघर्ष के बाद में ही जनता को ये विश्वास बन पाया था कि ये परिवर्तन किया जा सकता है। और जब जनता को ये भरोसा और विश्वास हुआ, और वो भी किस क्रम में, 2008 के चुनाव में, यहाँ के पंचायती राज के चुनाव में ममता दीदी को लगभग 6000 सीटें मिली। लोकसभा का चुनाव आया 2009 का, तब 19 सीटें मिली जो उन्होंने कांग्रेस के साथ मिलकर के लड़ा था। और 2011 में जनता को जब विश्वास हो गया कि हाँ ये टेबल बदली जा सकती है, तब उनको जो है सत्ता की चाबी सौंपी। ठीक वही परिस्थिति है, इतिहास वापस दोहरा रहा है। भारतीय जनता पार्टी ने संघर्ष किया क्योंकि ममता दीदी को लेकर के जो अपेक्षाएं पश्चिम बंगाल की जनता ने की थी, जिस भरोसे और विश्वास के साथ में इनको मत दिया था, मैं कहूँगा कि पश्चिम बंगाल की जनता ये मानती है कि आज़ादी से पहले जो उनके साथ सबसे बड़ा धोखा बंगाल का विभाजन हुआ था, आज़ादी के बाद में सबसे बड़ा धोखा अगर किसी ने दिया तो ममता दीदी ने दिया। और उन्होंने माँ माटी और मानुष का नारा दे करके जो सत्ता हासिल की, उस सत्ता के रास्ते से, सत्ता में बने रहने के लिए उन्होंने वही रास्ता अख्तियार कर लिया जिस रास्ते को चुनौती देकर के वो सत्ता में आई थी। जनता में को फिर भयाक्रांत किया गया। अपने सामने उठने वाली हर आवाज़ को बेदर्दी के साथ में, बेरहमी के साथ में कुचला गया, चाहे वो पत्रकार हों और चाहे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हों या कोई और। लेकिन जनता ने फिर उसी क्रम में पहले लिटमस टेस्ट किया। पंचायती राज के चुनाव में तमाम वेंडेटा के बावजूद 3000 से ज़्यादा जगहों पर हमारे कैंडिडेट्स को जबरन नॉमिनेशन फाइल नहीं किए देने के बावजूद भी हम 7000 जगह जीतने में कामयाब हुए। लोकसभा के चुनाव में 18 सीटें देकर के जनता ने आशीर्वाद दिया, एक बार फिर परीक्षण किया और अब की बार तय कर लिया है क्योंकि उन्हें विश्वास है कि वो परिवर्तन कर सकते हैं, इसलिए अवश्यंभावी परिवर्तन होने वाला है। सर, चुनाव और उसके पहले
भी यहां बंगाल में काफी हिंसा देखने को मिली। बीजेपी का आरोप है कि तृणमूल कांग्रेस के काडर, बीजेपी के जो वर्कर्स हैं, बीजेपी के काडर हैं, उन पर लगातार जानलेवा हमला कर रही है और उन्हें काम करने नहीं दे रही। वहीं तृणमूल कांग्रेस का कहना है कि बीजेपी यहां भय का माहौल पैदा कर रही है और तृणमूल कांग्रेस के कार्यकर्ताओं पर हमला कर रही है। आखिर हिंसा का यह दौर बंगाल में कब तक चलेगा? तृणमूल कांग्रेस का ये आरोप लगाना मैं ठीक वैसा ही जो हिंदी में कहावत है, खिसियां नहीं बिल्ली खंबा नोचे। सारा विश्व इस बात को अब जानता है कि किस तरह से राजनीतिक आधार पर यहां हत्याएं हुई। भारतीय जनता पार्टी के दिनाहाटा के मंडल अध्यक्ष को मार करके लटका दिया जाए और उसके यहां लिखा जाए मैं भारतीय जनता पार्टी हूं, क्या ये बीजेपी के कार्यकर्ता करते? 140 से ज्यादा भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं की 2019 के चुनाव के बाद में हत्याएं हुई है। हजारों कार्यकर्ता आज भी अपने घर में नहीं रह पा रहे हैं क्योंकि उनको निरपराध मुकदमे उनके ऊपर दर्ज कर दिए गए, एनडीपीएस के मुकदमों से लेकर के और ऐसी खतरनाक धाराओं के मुकदमे कि वो जानते हैं कि उन्हें बिना किसी अपराध के जेल में बंद करके यातनाएं दी जाएगी। हजारों कार्यकर्ताओं को निरपराध जेलों में ठूंसा गया, बिना किसी कारण के पुलिस द्वारा उनकी पिटाई की गई, उनको यातनाएं दी गई। भारतीय जनता पार्टी के महिला कार्यकर्ताओं के साथ में अपमानजनक व्यवहार हुए, उनके घरों में तोड़फोड़ हुई है। अभी तो शोभा मजूमदार जी का देहांत हुए कुछ ही दिन हुए। 80-85 साल की ऐसी बूढ़ी महिला जो बिस्तर में रहे बीमारी के कारण से, उसके बेटे को सिर्फ भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता होने के नाते उसके बेटे को पीटा जाए, उसके घर में जाकर के रात को 12 बजे तोड़फोड़ की जाए, हमला किया जाए, और जब वो बूढ़ी माँ, कमजोर माँ उठ करके अपने बेटे की रक्षा के लिए आए तब उसको मारा जाए और उसकी हत्या कर दी जाए। 15 दिन अस्पताल में जिंदगी और मौत से संघर्ष करने के बाद में वो अपने प्राण खो दे। उसके बाद में भी तृणमूल कांग्रेस और तृणमूल कांग्रेस का नेतृत्व, तृणमूल कांग्रेस की नेता, बंगाल की मुख्यमंत्री क्या इस बात को कहने की अधिकारिणी है? अपने गिरेबान में झांक करके देखना चाहिए। जो कुछ आप कर रहे हैं उस पाप की सजा आपको निश्चित रूप से बंगाल की जनता देने वाली है। सर, 2 चरणों का चुनाव बीत चुका है। बीजेपी ये दावा कर रही है कि वो काफी अच्छे पोजीशन पे है। आगे के 6 चरणों के चुनाव को लेकर बीजेपी की क्या रणनीति है? 3-4 महीने पहले जब इस चुनाव के लिए काम शुरू हुआ था, माननीय अमित शाह जी ने तभी ये बात कही थी कि अब की बार 200 के पार जाएंगे। ममता दीदी को जब ये चुनौती दी थी कि भवानीपुर से चुनाव लड़िए, अगर आप में हिम्मत है तो यहां से जीत करके जाइए, वो यहां से छोड़ करके डर के मारे भवानीपुर से छोड़ करके नंदीग्राम गई। लेकिन नंदीग्राम की जनता ने भी जिस तरह का आईना उनको दिखाया है, और उसके बाद तो स्पष्ट हो गया है कि जो बंगाल की जनता को मिल करके करना था वो नंदीग्राम के अकेले विधानसभा के लोगों ने कर दिया है और करके दिखाया है। दीदी नंदीग्राम में चुनाव हारने वाली हैं और पूरे बंगाल में अद्भुत बहुमत के साथ में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने वाली है। सर, बीजेपी नंदीग्राम में अपनी जीत को लेकर काफी कॉन्फिडेंट लग रही है। क्या आपको लगता है कि केवल नंदीग्राम से चुनाव लड़कर ममता बनर्जी ने गलती कर दी है? मुझे क्या लगता है, सभी को लग रहा है, सभी इस बात को देख रहे हैं। मुख्यमंत्री को अपने चुनाव क्षेत्र में अगर 7 दिन लगातार रहना पड़े, अपने मतदाताओं की सहानुभूति बटोरने के लिए प्लास्टर चढ़ाने पड़े, मुझ पर हमला हुआ है ये कहानी गढ़नी पड़े, तो जो स्थिति तो अपने आप में स्पष्ट हो जाती है। सर, इस चुनाव के दौरान कई बार आप लोग इलेक्शन कमीशन के सामने गए और ये आरोप लगाया कि जो लोकल एडमिनिस्ट्रेशन है वो अभी भी तृणमूल कांग्रेस का साथ दे रही है। वहीं ममता बनर्जी और तृणमूल कांग्रेस का ये आरोप है कि आप लोग केंद्रीय फोर्सेस की, जो सेंट्रल फोर्सेस हैं, उसका और बाकी एजेंसियों का दुरुपयोग कर रहे हैं। भारत में चुनाव निष्पक्ष, भयमुक्त वातावरण में कराना ये चुनाव आयोग की जिम्मेदारी है। चुनाव आयोग ये तय करता है कि कहां किस फोर्स का यूटिलाइजेशन चुनाव के लिए कराना है। चुनाव आयोग ने तय किया है कि सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्सेस करें, क्योंकि जिस तरह से प्रशासन का राजनीतिकरण, प्रशासनिक अमले का राजनीतिकरण जिस तरह से पश्चिम बंगाल में हुआ और अपराध का राजनीतिकरण जिस तरह से पश्चिम बंगाल में हुआ, अपराध, राजनीति और प्रशासन, इन तीनों का गठबंधन जिस तरह से बना, ये सभी लोग मानते थे और चुनाव आयोग भी उससे अलग नहीं था कि पश्चिम बंगाल में यदि भयमुक्त वातावरण में चुनाव कराना है तो इस गठबंधन को तो
अलग करना ही पड़ेगा। सर 2 मई को यह साफ हो जाएगा कि पश्चिम बंगाल की जनता के दिल में क्या था। आपकी क्या प्रिडिक्शन है कि भाजपा कितनी सीट जीतेगी? क्योंकि मुझे लगता है कि अब ये तो स्पष्ट हो चुका है, 2 मई का इंतजार करने की भी आवश्यकता नहीं है। और आप मीडिया के सभी मित्रों ने मान लिया, लगभग सारे चैनल जो आज से 3 महीने पहले अलग अलग तरह की भाषाएं बोलते, तो अब तो सभी इस बात को स्वीकार कर रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी सरकार बना रही है। ये थे केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत। इंडिया न्यूज जय बांग्ला ई कॉन्क्लेव में बातों का सिलसिला जारी रहेगा।